गुड मॉर्निंग। नाउ द कंडीशन इज कि हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज वो है चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की भी मैं बात करूं तो ये वो चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी चैप्टर में आपने पढ़ना है कि डीएनए के फॉर्मेशन के बारे में, डीएनए के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में, प्लस किस तरीके से डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होगी, यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। साथ ही साथ हम इसमें लास्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। तो कुल मिलाकर काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ लिंक्ड चैनल। लिंक चैनल का मतलब है कि आप देखेंगे एक चीज के बाद दूसरी चीज कैसे सामने आई, दूसरी से तीसरी चीज कैसे सामने आई। तो इस तरीके का ये पूरा चैप्टर है। पर पीछे के चैप्टर से थोड़ा सा लिंक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो चैप्टर 5 था उसमें हमने देखा था कि मेंडल साहब ने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात की या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, और ये काम मेंडल साहब का था 1863 के आसपास का। 1863 तक उन्होंने अपनी 1865 के आसपास उन्होंने अपना काम पब्लिश किया। लेकिन उसके बाद से लेके 19 ये वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था जब रीडिस्कवरी हुई, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो 4 कारण जिनके कारण मेंडेलियन लॉ को 1863 1865 के आसपास जब भी उन्होंने 65 में जब उन्होंने पब्लिश किया था तब उनको उनके लॉज को या उनके कॉन्सेप्ट को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और बाद में 1900 के आसपास डिस्कवरी हुई ह्यूगो डिब्रीज के कारण। ह्यूगो डिब्रीज हुए, रेसमार्क हुए और कॉरेंस हुए। ये 3 साइंटिस्ट थे जिनको रिडिस्कवरर ऑफ मेंडेलियन लॉ कहा जाता है। और बाद में फिर इस ईयर में मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ये आपको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और यहां तक आते आते भी रिडिस्कवरी हुई। ये कहा गया कि जो क्योंकि इस टाइम तक हमको सेल के अंदर न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया था, और साथ ही साथ हम न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर को जानने लगे थे जिसको हमने क्या कहा था, क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमोसोम की कंपोजिशन या जीन की कंपोजिशन या यूं कहिए कि इसके अंदर जो डीएनए मौजूद था उसकी कंपोजिशन के बारे में हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं। कारण ये जो डीएनए था ये काफी लॉन्ग पॉलीमर, ये लॉन्ग पॉलीमर, और लॉन्ग पॉलीमर्स होने के कारण इतना आसान नहीं था इनके बारे में सही तरीके से इनकी स्टडी कर पाना, इनके बारे में बता पाना। और 1900 के बाद इस पूरी की पूरी प्रोसेस होने के बाद फाइनली 1953 ये वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन था जिस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में फिर बाद में वॉटसन एंड क्रिक साहब जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कैसे दिया, क्या क्या और क्या क्या चीजें रही, ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आप समझ जाइए कि मेंडल साहब का काम जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के ऊपर था, फैक्टर जो वर्ड उन्होंने यूज किया था उस समय पे, उस फैक्टर को 1863 से लेते चलते चलते 1953 यानी तकरीबन 100 साल का समय लगा जब हम एक्चुअली में इन फैक्टर्स का जो बाद में जिनको हमने डीएनए या जीन कहा उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर हम जान पाए, जिनके थ्रू ये इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पॉसिबल हो रहा है। तो ये है जर्नी मेंडल साहब से लेके वॉटसन एंड क्रिक साहब की। हालांकि इस 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने जब डीएनए का डबल हेलिकल दिया था इसमें कुछ और लोगों का भी योगदान था, केवल वॉटसन एंड क्रिक का नहीं था। विल्किन साहब थे, उनका योगदान था, रोजलिन फ्रैंकलिन का काफी काम था, साथ ही साथ इरविन चेरगॉफ जो थे उनका बड़ा योगदान था क्योंकि उन्होंने अपने कुछ इनपुट
दिए थे और उन सभी इनपुट मिलके फाइनली क्योंकि नाम वाटसन एंड क्रिक का ही है कि डीएनए का मॉडल देने का काम इन दोनों साइंटिस्ट ने किया। तो ये एक जर्नी रही जो हमको देखनी थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसके बाद बात आती है किसकी, डीएनए। जहां तक हम डीएनए की बात करें तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा, आपने देखा कि जो डीएनए था वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम यूज हो रहा था, लेकिन सभी में नहीं है ये जेनेटिक मटेरियल, कुछ में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज होता है। इज इट क्लियर? सो डीएनए भी आरएनए भी है, दोनों मौजूद हैं और दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज हो रहे हैं। पर चूंकि डीएनए बाद में क्यों डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया, क्यों आरएनए वो पोजीशन नहीं एक्वायर कर पाया, इसके बारे में इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। खैर, सो जहां तक डीएनए और आरएनए के बारे में बात थी, डीएनए किस तरीके से काम करता है इसके बारे में बात। फिर डीएनए की यदि मैं बात करूं तो डीएनए में आप देखेंगे 5174 ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें आप नंबर ऑफ जो बेस पेयर है डीएनए में या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो काफी कम है। वहां कितने 5386 के आसपास। यही आप अलग अलग ऑर्गेनिज्म इकोलाई देख लीजिए, स्टीरिया कोलाई, आप स्टीरिया कोलाई देखेंगे तो वहां 3.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर के आसपास है। ह्यूमन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ 3.4 इंटू 10 टू द पावर 9, ये शायद 6.4 होगा, ये चेक करना पड़ेगा डेटा क्योंकि मुझे 4.6 है, सॉरी 6.4 में लिख रहा हूँ, ये 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 है और ये 3.4 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इस तरीके से ये बेस पेयर की संख्या है किसमें, ह्यूमन या ह्यूमन में, और ये इकोलाई में ये 5174 ये नाम ऑर्गेनिज्म। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डीएनए बेस पेयर का कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं भी यदि समझ में आ रहा तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर और अच्छे से बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है तो वो क्लियर हो जाएंगी। जहां तक रही बात इस बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज तो आपको आइडिया होगा। बैक्टीरियोफेज मीन्स those viruses which attack on bacteria known as bacteriophage, phagocyte करना, जो बैक्टीरिया को phagocyte करते हैं वायरस। तो 5174 में ये हमने दिया। आपने 11th क्लास में ही पढ़ लिया था कि जो डीएनए है, डीएनए से किसका सिंथेसिस होगा, आरएनए का, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरीके से आरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन, और इसे हम कहेंगे क्या, ट्रांसलेशन। और बाद में यही वो प्रोटीन है जो अलग अलग जगह पे यूज होगी। तो ये एक बेसिक आइडिया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। क्योंकि इतनी बातों में हमको एक भी बात समझ में आ गई कि हमको डीएनए के बारे में थोड़ा सा और जानकारी चाहिए कि डीएनए है क्या। तो अब बात करते हैं आगे किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डीएनए, हाउ डीएनए विल फॉर्म, कैसे शुरुआत हुई और कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी है और जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है डीएनए को लेकर। देखिए, डीएनए से भी बेहतर होगा मैं वर्ड यूज करूंगा न्यूक्लिक एसिड पहले। मैं न्यूक्लिक एसिड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यदि आप थोड़ा सा पीछे जाए तो आप पाएंगे कि किसी सेल की डिस्कवरी के बाद जो सबसे पहला जो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो की थी किसने, फ्रेडरिक मिस्चर। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम पे सेल के अंदर एक एसिडिक कंपोनेंट ढूंढा था और उस कंपोनेंट को उन्होंने क्या कहा था इनिशियली, न्यूक्लिक एसिड। बाद में हमने ये पाया कि न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप हैं, एक है डीएनए, दूसरा है क्या, आरएनए। इनिशियली उन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा था, अब न्यूक्लिक एसिड से ही शुरुआत करें। यदि मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड हाँ ये सब पढ़ा है तुमने क्लास 11th में, और फिर वही बात है, मैं कहूंगा ये आपने पढ़ा हुआ है डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, फिर आपका हिसाब हो तो 11th में पढ़ा था, 12th तक पहुंचते पहुंचते 11th का सब कुछ याद नहीं रहता है, और हमें थोड़ी पता था कि ये फिर से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फिर यही आएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा और
किसी को कोई डाउट रह गया है 11th क्लास में? क्योंकि ये जो टॉपिक था ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में था, और बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में होने के कारण पहले कुछ लोगों को बुखार आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हुए, क्योंकि वो शुरुआत में जिस तरीके के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के हों, प्रोटीन के हों, सेलुलोज के हों, तो आप फिर उसको इंटरेस्ट आप लोगों का खत्म हो जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड की दोबारा एक बार बात करते हैं। 11th में का जो पढ़ा है उसको भी रिकॉल करेंगे, जो 12th में तो है ही। तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा स्ट्रक्चर होता है पेंटोज सुगर, ये दूसरा। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है फास्फोरिक एसिड। तो ये 3 है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर और फास्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट है जिनसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्म। हम डीएनए आरएनए के बारे में बात नहीं कर रहे, जब हम ये कंपोनेंट पढ़ लेंगे ऑटोमेटिकली हमको समझ में आने लगेगा कि डीएनए आरएनए कैसे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। देखिए जो नाइट्रोजनस बेस था, नाइट्रोजनस बेस अगेन सब डिवाइडेड इन 2। वन इज प्यूरीन्स और दूसरा है क्या, पायरामिडीन्स। तो ये 2 भागों में डिवाइडेड है, प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स। यदि इनिशियली मैं यहीं पर बता दूं प्यूरीन और पिरामिडीन में अंतर क्या है, तो आप ये समझ जाइए कि प्यूरीन जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है या डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पायरामिडीन क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। एक तो ये समझ जाइए। दूसरा, प्यूरीन अगेन 2 भागों में डिवाइडेड है, या यूं कहिए कि प्यूरीन के 2 पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं, एडेनाइन और ग्वानिन। ये 2, एडेनिन और ग्वानिन, ये 2 हैं। दिखाई दिया, एडेनिन है, ग्वानिन, ये 2 हैं। एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कभी आगे आएगा बार बार तो हम एडेनिन और ग्वानिन नहीं लिखेंगे, ए और जी लिख देंगे, आप समझ जाएंगे। जहां तक रही बात पायरामिडीन्स की, तो पायरामिडीन में दरअसल 3 प्रकार है। कौन कौन से, साइटोसाइन, थायमीन एंड यूरोसिल। साइटोसाइन को सी, थायमीन को टी, यूरोसिल को यू से इंडिकेट करते हैं। तो ये 3 हो गए, साइटोसाइन, थायमीन और यूरोसिल। दरअसल नाइट्रोजनस बेस को 2 भागों में डिवाइड किया, प्यूरीन्स और पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स के 2 ग्रुप है, एडेनिन और ग्वानिन, एंड पायरामिडीन्स में है साइटोसिन, थायमीन और यूरोसिल। अब यहां ये समझ जाइएगा कि एडेनिन और ग्वानिन यानी पिरामिडीन के दोनों, ये आपको डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में मिलेगा। पायरामिडीन से साइटोसिन ऐसा है जो आपको डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगा। अब केवल इन दोनों के साथ थोड़ा सा मामला है कि ये आपको दोनों के दोनों डीएनए आरएनए में नहीं मिलेंगे, क्योंकि डीएनए या आरएनए 4 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। लेकिन यदि यहां देखें तो 2 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। यहां पर जो थायमीन होता है ये केवल डीएनए में मिलता है, और ये जो यूरोसिल होता है ये केवल किसमें मिलता है, आरएनए। मतलब प्यूरीन तो दोनों के दोनों ये रहेंगे, लेकिन पिरामिडीन में भी डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो साइटोसिन के साथ क्या होगा, थायमीन। और यदि इस पिरामिडीन आरएनए बना रहा होगा तो साइटोसिन के साथ आपको क्या मिलेगा, यूरोसिल। आपको जो है तो थायमीन देखने को नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जब एग्जाम में या बोर्ड में, और कोई एक स्ट्रिंग दी हुई होती है डीएनए की या फॉर्मेशन की, और बच्चों से पूछा जाता है कि आप इसमें क्या प्रोसेस करके ये क्या बनाएगा। देखिए, यदि कोई डीएनए की स्ट्रिंग दी हुई है तो बहुत आसान है आपको उसमें क्या बनाना, उसका एमआरएनए बनाना। लेकिन यदि कोई एमआरएनए की स्ट्रिंग दी हुई है तो स्वाभाविक तौर पर प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है। लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है किससे क्या बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो यदि आपको ये थायमीन और यूरोसिल इन दोनों में से कोई एक दिख जाता है तो आपके लिए आसान हो जाएगी। थायमीन दिया हुआ है मतलब ये डीएनए का हाफ पार्ट दिखा रहा है, यदि यूरोसिल दिया तब तो कोई बात ही नहीं, वो आरएनए शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये थायमीन और यूरोसिल दरअसल डीएनए आरएनए को इंडिकेट करने का काम। अब इसको यहां छोड़ते हैं,
बाद में और आगे बात करेंगे, इसमें और भी कुछ चीजें हैं। दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, उसका नाम है क्या, पेंटोज शुगर। नाम से ही क्लियर है, पेंटोज शुगर। पेंटा मीन्स 5, शुगर मीन्स नॉर्मल शुगर मॉलिक्यूल। आपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल देखा है, वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। यहां पर पेंटोज शुगर का मतलब है एक शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट जो कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए उसका नाम है पेंटोज शुगर। उसका डायग्राम जरूर देखिए, डायग्राम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो डायग्राम है जिससे बहुत सारी चीजें आपकी क्या होंगी, क्लियर। आप यदि ध्यान से देखें, इस पेंटोज शुगर में मैंने यहां 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, मैं नेमिंग भी कर दूं, 1 2 3 4 एंड। याद रखिएगा, इस पेंटोज शुगर के हर एक कार्बन की अपनी कुछ स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी मतलब हर एक कार्बन का अपना कुछ एक कंडीशन है कि, और उसके कारण वो अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। सबसे पहले बात करता हूं मैं कार्बन नंबर 1 की। कार्बन नंबर 1 वो है जो स्पेसिफाइड है सबसे कि ये इसमें केवल और केवल एक ही चीज जुड़ सकती है, और वो क्या है, कोई भी कंडीशन होता है। हमने कहा न्यूक्लिक एसिड इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो स्वाभाविक है इन तीनों कंपोनेंट को आपस में जोड़ना होगा, तभी न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, डीएनए का फॉर्मेशन होगा। हमने यहाँ नाइट्रोजनस बेस देख लिया, हम पेंटोज शुगर देख रहे हैं। पेंटोज शुगर में मैंने कहा इस तरीके से 5 कार्बन बने हुए हैं। पहला कार्बन स्पेसिफाइड है किसके लिए, नाइट्रोजनस बेस के लिए। पहले कार्बन के अलावा पेंटोज शुगर के और किसी दूसरे कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच नहीं हो सकता। हाँ, ये नाइट्रोजनस बेस इस कार्बन के साथ किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, ये जो बॉन्ड बनाएगा ये एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, एन ग्लाइकोसिलिक। इज इट क्लियर? अब आ जाइए दूसरे कार्बन। दरअसल जो दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन डिसाइड करता है कि ये पेंटोज शुगर डीएनए वाला है या ये पेंटोज शुगर आरएनए वाला है। आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने यहां कहा था कि नाइट्रोजनस बेस में ये डीएनए आरएनए दोनों में मिलेंगे, ये भी डीएनए आरएनए दोनों में मिलेगा। इन दोनों में चूज होगा कि ये डीएनए के साथ जाएगा या ये जाएगा। आप हालांकि थायमिन को यदि आप देखेंगे, थायमिन का एक दूसरा नाम भी है 5 मिथाइल यूरोसिल। तो थायमिन का दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरोसिल। है दोनों भाई भाई, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए इसको थायमिन कहते हैं, इसको यूरोसिल। ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन राइबोज शुगर बनाएगा या डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाएगा, इसको डिसाइड करता है। दरअसल इस सेकंड कार्बन के पास यदि पहले केस में ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, तब वो कौन सा शुगर बनाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। याद रखने का तरीका आपको बता दो, जब भी कभी डी वर्ड किसी भी लेटर के आगे जुड़ता है, इसका मतलब डी के आगे वाला जो भी कंपोनेंट है उसकी क्या हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वही नष्ट हो जाएगा। डी ऑक्सी, आप भूल जाइए राइबोज शुगर तो राइबोज शुगर ही है। क्या लिखा है, डी ऑक्सी, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन राइबोज शुगर, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन राइबोज शुगर एट कार्बन नंबर 2 इज नोन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। इज इट क्लियर? अब डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्ट के आगे जुड़ा हुआ है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेट यानी पानी का कम होना, डिहाइड्रेशन। तो जहां कहीं भी डी वर्ड आप जोड़ लीजिए तो समझ जाइए डी के अगला जो वर्ड होगा वो नॉर्मली वो क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा उसका। तो यही कंडीशन। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब होता है कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन राइबोज शुगर। और यदि दूसरी कंडीशन बनती है कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी नहीं है,
तब ये कौन सा शुगर बनाएगा, राइबोस। तब कौन सा शुगर बनेगा, राइबोस। सो याद रखिएगा सेकेंड कार्बन ये डिसाइड करता है कि ये पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है या राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर होने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, और राइबोस शुगर होने के लिए उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मौजूद ना। बिफोर मूविंग टू थर्ड हम पहले बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ की क्यों, क्योंकि फोर्थ वाला जो होता है कार्बन, ये दोनों तरफ से इस तरीके से बंधा होता है कि इसकी पूरी की पूरी वैलेंसीज जो है वो क्या हो जाती है, कंज्यूम हो चुकी हैं। इसके साथ ना कोई चीज जुड़ सकती है ना घट सकती है। तो आप ये मान कर सकते हैं कि जो फोर्थ कार्बन होता है पेंटोस शुगर का, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसमें कोई चीज जुड़ती घटती नहीं है या उसमें कोई और चीज अटैच नहीं हो सकती। अब बचते कौन से हैं, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3। दरअसल ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 एक साइड छोड़कर रखते हैं, एक लिंक छोड़कर रखते हैं ताकि इनसे जुड़ सकें क्या, फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये कौन है H3PO4, ये जो तीसरा कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड, ये जोड़ने के लिए ये 3 और 5' एंड क्या करते हैं, एक लिंक छोड़कर रखते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि जो डीएनए होता है उसकी जो बैकबोन होती है जिसमें वो पूरा वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है, वो शुगर और फास्फेट इन्हीं दोनों का बना हुआ होता है। तो दरअसल ये 5' एंड और 3' एंड फास्फोरिक एसिड को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा डीएनए के केस में कि जो भी चेन बनेगी उसमें एक एंड जो है तो 5' होगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंड क्या होगा, 3'। यदि ऊपर वाला एंड 3' हुआ तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा, 5' होगा। यानी कि ये जो 5 और 3 है ये फास्फोरिक एसिड को अटैच करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड करती है, एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है। इज देयर एनी डाउट? तो ये फास्फोरिक एसिड इनमें यहां आकर जुड़ेगा। जहां तक रही बात यहां पर बॉन्ड बनने की, इस थर्ड कार्बन और फास्फोरिक एसिड के बीच में, तो यहां पर एक बॉन्ड बनता है डाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर फास्फेट बॉन्ड। सो डाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है तो यहां पर होगा, या इसको कह लीजिए डाइस्टर फास्फेट या फास्फोडाइस्टर, यही नाम है डाइस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कहां पर, इन दोनों के बीच में। आपको न्यूक्लिक एसिड का एक बेसिक समझ में आ गया हो। अब इसके बाद बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर कि डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये समझ जाइए आप कि यदि आपने यहां तक ये बात देख ली कि किस तरीके का न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन हो सकती है। अब अक्सर डाउट जहां पर आता है वो आता है कि एक पेंटोस शुगर के साथ जब एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो किसका फॉर्मेशन है। कोई भी जब पेंटोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा तो एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन है। और ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज कौन सा कहलाएगा, पेंटो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बनेगा क्या प्रोडक्ट, न्यूक्लियोसाइड। क्या वर्ड बनेगा, न्यूक्लियो। बहुत कंफ्यूजन है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। जब पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब एक बार पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों जुड़ गए, क्या बन गए, न्यूक्लियोसाइड बन गए।
और जब इन दोनों के साथ एक तीसरी चीज जुड़ती है जिसको हम कहते हैं क्या, फास्फोरिक एसिड, तो स्वाभाविक है फास्फोरिक एसिड कहां जुड़ेगा, पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, फास्फो डाइस्टर बॉन्ड, और रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलेगा, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि जब पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है या न्यूक्लियोसाइड बनता है। दिमाग में ऐसा बैठाइए कि चूंकि न्यूक्लिक एसिड में 3 कंपोनेंट हैं, तो जब तीनों कंपोनेंट जुड़ जाएंगे तब और तो कोई चौथी चीज जुड़ेगी नहीं। तो जब केवल 2 कंपोनेंट जुड़े होते हैं तब तक न्यूक्लियोसाइड होता है, मींस देयर आर सम साइड आर अवेलेबल टू अटैच समथिंग। ये याद करने का तरीका है, आप कुछ अपने अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोस में या न्यूक्लिक एसिड में अभी कुछ साइड बची हुई है जिसमें कोई चीज अटैच की जा सकती है, और जब इस बार न्यूक्लियोसाइड में भी ये साइड में फास्फोरिक एसिड आके अटैच हो गया तो ये बन जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब कुछ और नहीं, ये टाइट हो गया, जितना इसको टाइट, जैसे कहते हैं हम कोई बक्सा बंद कर रहे होते हैं, रस्सी टाइट कर रहे होते हैं, तो एक बार जितना हमने टाइट करना हमने टाइट कर लिया, अब कुछ और उसको ज्यादा टाइट नहीं कर सकते। सो न्यूक्लियोटाइड, ये कंफ्यूजन होता है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोसाइड जब 2 ये जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कौन सा बनता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और चूंकि ये न्यूक्लियोसाइड बन चुका है और ये फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ रहा है, बॉन्ड बनता है फास्फोडाइस्टर। फास्फोडाइस्टर इसलिए क्योंकि आप यदि एक पेंटोस शुगर का डायग्राम देखें, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां कार्बन, तो एक ईस्टर बॉन्ड यहां पर बनेगा इस H3PO4 के साथ या फास्फोरिक एसिड के साथ, और एक बॉन्ड यहां बनता है H3PO4 के साथ। तो चूंकि दोनों साइड में एक एक फास्फोरिक एसिड जुड़ते हैं और यहाँ एक ईस्टर बॉन्ड बनता है, यहाँ ईस्टर बॉन्ड बनता है, इसलिए नाम है क्या, फास्फो, क्योंकि फास्फेट के साथ बन रहा है, और एक ईस्टर यहाँ एक ईस्टर यहाँ, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसीलिए फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नाम दिया जाता है। और क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड। एक बार न्यूक्लियोटाइड बन गया उसके बाद फिर और आगे कुछ नहीं हो सकता, ये दिमाग में रखने वाली चीज। अब इतनी बात समझ में आने के बाद अब आपको यह समझ में आ गया कि डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों के दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। बताया किसने था, फ्रेडरिक रिचर साहब ने। हालांकि उन्होंने तो न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस खोजा था और इसी को उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। तो ये नाम उन्होंने दिया था, बाद में क्योंकि बड़ा लॉन्ग पॉलीमर था उस समय उसकी स्टडी कर पाना, फाइंड आउट कर पाना, और बहुत साल लग गए। फ्रेडरिक रिचर ने भी ये जो डेटा दिया था ये 1869 के आसपास दे दिया था फ्रेडरिक रिचर साहब ने। लेकिन इस एसिडिक और न्यूक्लियस के अंदर के सब्सटेंस से डीएनए और आरएनए या एक भी किसी भी या न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में 1953 तक का समय लग गया। और ये काम हुआ किसके द्वारा, वॉटसन ने क्रिक के द्वारा। हालांकि वॉटसन एंड क्रिक ने जो मदद ली थी वो ली थी किसके थ्रू, जो एक्सरे डिफरेंशिएशन मॉडल दिया था वो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दिया था, और साथ ही साथ ईचेल्डॉर्फ ये भी थे जिन्होंने यह बताया था कि किसी भी डीएनए में जो रेशियो है प्यूरिन और पिरामिडिन का वो बराबर है। दरअसल अब मामला यह था कि वॉटसन एंड क्रिक इन्होंने डीएनए बनाने की जब सोची और इन्होंने देखा कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड 3 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे हमने 11th में एक बार आपको याद होगा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होगा यदि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड हो।
तो हमारे दिमाग में आता था कि यदि कोई 3 कार्बन कंपाउंड स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो स्वाभाविक है कि कोई एक कार्बन मिला होगा तो उससे मिलकर 3 कार्बन कंपाउंड बन गया होगा। पर बहुत साल बाद हम ये समझ पाए कि वो 5 कार्बन कंपाउंड था जिसमें एक कार्बन मिलके बनता तो 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में और हमको दिखता किसमें है, 3 कार्बन कंपाउंड में, रुबिस्कोज बाइफॉस्फेट, यदि आपको याद हो तो ReBP। ठीक वैसा ही वाटसन एंड क्रिक के साथ था कि बार बार 2 डीएनए स्ट्रैंड को लेकर आ रहे थे और जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जोड़ नहीं पा रहे थे, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहे। बाद में ये जो एक्सरे डिफरेंशिएशन था जो विल्किंस और फ्रैंकलिन साहब ने किया था, मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने जो करके दिया था, उससे उनको पहली बार ये बात समझ में आई कि जो डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड हैं उनके बीच की दूरी क्या है, इक्वल। और इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ डीएनए के मॉडल को डिस्कवर करने। जब आप एक डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बुक्स में आपको कुछ इस तरीके का दिखाया, और इसी को वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल क्यों? क्योंकि 2 हेलिक्स से जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या थे, ट्विस्टेड थे, इसलिए डबल हेलिकल कहा। यदि मैं एक डीएनए की बात करूं तो बार बार या नॉर्मली आप कहिए कि लेडर शेप स्ट्रक्चर था, और इन लेडर शेप स्ट्रक्चर्स में इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए। बाद में लेडर शेप स्ट्रक्चर को आप ट्विस्ट कर दीजिए तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ये कैसे बनता है वो बता। आप ऐसा समझ लीजिए कि शुरुआत में वाटसन एंड क्रिक क्या कर रहे थे कि 3' को एक साइड रख रहे थे, 3' को एक साइड रख रहे थे। चूंकि यदि ऐसा रखा जाए तो क्या कंडीशन होगी वो समझ जाइए। ये मान लीजिए हमारा पेंटोज शुगर, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, और ये हो गया क्या आपका 5वां कार्बन। ठीक, नाइट्रोजनस बेस कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस। फास्फोरिक एसिड कहां जुड़ेगा, यहां और यहां। ये तो ऑटोमेटिकली क्या है, शुगर। अब इस शुगर फास्फेट के साथ दूसरा जो पेंटोज शुगर है वो यहीं पर आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये यहां से एक नाइट्रोजनस बेस जाएगा, जो भी होगा, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसाइनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, यदि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। और ये जो इसका 5वां कार्बन है ये इस फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा, और इसका जो 3rd कार्बन है ये एक और फास्फोरिक एसिड को लेकर पकड़ा है, ये हो जाएगा आपका शुगर। इसी तरीके से 3rd बन गए। तो ये 3rd एंड था, ये 5th एंड। हो क्या रहा था कि वाटसन एंड क्रिक इसको तो सही बना रहे थे, अब बार बार इसके सामने कुछ ऐसा डायग्राम लेकर आए। 1, 2, 3, 4 और 5। यहां फास्फोरिक एसिड मान लीजिए आप। पर वो इसके साथ कभी भी इसको अटैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पोलैरिटी वाइज यदि आप देखें तो ये भी 5' एंड है और ये 3' एंड। पहली बात विल्किंसन और फ्रैंकलिन का जो एक्सरे का डिफरेंशिएशन मॉडल था उसकी स्टडी करने के बाद वाटसन एंड क्रिक को समझ में आया कि वो ये जो काम कर रहे हैं ये एक्चुअली में गलत। हमको ये जो दोनों की दोनों चेन लेनी है डीएनए की, हमने देखा फास्फेट सल्फर, फास्फेट सल्फर, फास्फेट सल्फर, फास्फेट बैकबोन बना हुआ और इनके साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा इसके साथ आप एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्या लें, दूसरी चेन लें। तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन क्या होगा, लाइक दिस। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, और इसी 4 से निकला होगा ये क्या कार्बन
जो कहलाएगा 5। अब चूंकि इस पहले वाले के साथ क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा, ये 3 वाला कहां चला गया, यहां चला गया जो खाली है, जिसके साथ फास्फेट जुड़ सकता है। 5 के साथ एक फास्फेट जुड़ेगा, ये शुगर है, फिर यहां पर एक दूसरा शुगर आएगा, ये 5 के साथ एक फास्फेट जुड़ गया, इस 3 के साथ के लिए एक फास्फेट यहां जुड़ गया, और ये पहले वाले के साथ कौन जुड़ा, नाइट्रोजनस बेस। सेम इसी तरीके की प्रोसेस यहां भी होगी, ये इसके साथ जुड़ गया, यहां फास्फेट खाली है, ये पहला वाला। अब आप देखें ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये क्या हुआ 5। तो ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया। ये कहां से शुरू हुआ था, 5 डैश से, और ये कहां गया था 3 डैश। तो ये पहली बार जब उन्होंने उसके उल्टा किया, यानी एक ऐसी जा रही है डीएनए की चेन, तो दूसरी ऐसे उतर रही है नीचे की तरफ। इस पोजीशन पे होने के बाद पहली बार ये स्टेटमेंट आया। तो यहां तक तो आ गया, अभी जुड़ना चाहिए साथ में। अब जब जुड़ने की बात आई तो फिर प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी कि जो वाटसन एंड क्रिक थे, उन्होंने शुरुआत में क्या किया था कि वो क्या कर रहे थे, प्यूरीन को ले रहे थे। प्यूरीन क्या था, एडेनिन, और प्यूरीन ही क्या है, ग्वाइनिन। इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने थाइमिन और साइटोसाइनिन को साथ में जोड़ने की कोशिश की, हुआ नहीं। काफी दिनों तक परेशान रहे। बाद में जब उन्होंने एक्सरे मॉडल का जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ये जो डायमीटर है, ये जो दोनों के बीच का डायमीटर है, ये कैसा है, रिमेन कांस्टेंट। इससे क्या आइडिया निकलता है रिमेन कांस्टेंट होने से। मैंने शुरुआत में एक बात आपको बताई थी कि जो प्यूरीन है वो कैसे है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। और जो पिरामिडीन है वो कैसे है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। यदि थोड़ी देर के लिए मान लेते कि वाटसन एंड क्रिक साहब इस तरीके का अरेंजमेंट कर रहे थे, तो आपको जो चेन दिखाई देती वो कैसे दिखाई देती, एक जगह मोटी, फिर एक जगह पतली, फिर एक जगह मोटी, फिर एक जगह पतली, लाइक दिस। लेकिन चेन ऐसी नहीं दिखती। चेन कैसी दिखती है, सब जगह उसका जो डायमीटर है वो कैसा है, इक्वल है। व्हाट डज मीन, इट मीन्स कि एक प्यूरीन के साथ इधर क्या जुड़ेगा, पैरामिडीन, और दूसरे पैरामिडीन के साथ यहां क्या जुड़ेगा, तो अब यहां बीच में भी कितनी संख्या बची, 3 चेन बचेगी। आप यहां ऐसा कर सकते हैं, और ये कैसा होगा, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा, ये कैसा होगा, तो इस तरीके से फाइनली ये समझ में आया कि प्यूरीन के साथ नहीं अटैच होते, प्यूरीन पिरामिडीन के साथ अटैच होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चेन थी वो दोनों चेन जो थी वो एक दूसरे के क्या चलेंगी, एंटी पैरेलल चलेंगी। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? सो ये वो कॉन्सेप्ट था जो बाद में समझ में आया, किसके, वाटसन एंड क्रिक के। इस तरीके का डायग्राम हमारे बुक में भी होगा, और अलग अलग बॉन्ड बने होंगे। यहाँ पर G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, अभी हम उस पर आगे बात करते हैं। इज देयर एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। ये समझ आइए कि एक को मैंने ऐसे बनाया है, दूसरे में मैंने चेन को उल्टा कर दिया, बस ऐसे ऊपर से नीचे उतारा, क्योंकि तभी पॉसिबल हो सकता था दोनों एक दूसरे को क्या हो, एंटी पैरेलल काम। तो एक तो ये बात समझ में आ गई। अब जहां तक डीएनए के कुछ साइलेंट फीचर आपके बुक में डिस्कस किए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कंपोज्ड ऑफ टू you can say that polynucleotide chain,
तो 2 की बनी हुई होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो आप कह लीजिए कि बेस होगा, या यूं कहिए कि बैकबोन होगी, ये कंपोज होगी किसकी? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट सुगर। और साथ ही साथ जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो अंदर की तरफ निकले होंगे लाइक दिस, द सेम वे। ये एक नाइट्रोजनस बेस इसके साथ जुड़ा होगा और एक नाइट्रोजनस बेस इसके साथ जुड़ा होगा लाइक दिस। एक नाइट्रोजनस बेस इसके साथ जुड़ा होगा, एक नाइट्रोजनस बेस इसके साथ जुड़ा होगा। ये हमने देखा ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बने हुए हैं। दो कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन जो है तो फॉस्फेट और सल्फर की बनी हुई है, पहली चीज। दूसरा जो पोलैरिटी होगी एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया कि एक यदि 3' to 5' जा रहा होगा तो दूसरा क्या होगा? 5' से 3' आ जाओ, यानी एक यदि 3' to 5' जाएगा तो दूसरा 5' to 3' जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, वो आपको ध्यान रखना। तीसरी जो खासियत है डीएनए की, वो आपको यहां यह देखने को मिलेगी कि जो प्यूरिन्स हैं वो ऑलवेज इसके साथ कंबाइन होंगे, पायरिमिडीन्स के साथ। और मैंने इसका कारण बताया आपको, ताकि दोनों जो चेन है, जो बैकबोन चेन है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है तो क्या है, इक्वल मेंटेन रहा। यहां पर आप ये समझ जाइए कि एडेनिन शब्द डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू थाइमिन के साथ जुड़ता है, जबकि ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ता है, साइटोसाइन के साथ जुड़ता है। ये फिक्स है, यानी यदि आप डीएनए की एक चेन पा जाएं तो ऑटोमेटिकली आप उसकी दूसरी चेन जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एडेनिन शब्द किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन शब्द किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसाइन के साथ। यदि साइटोसाइन मौजूद है तो उसके सामने क्या आएगा, ग्वानिन, और यदि थाइमिन मौजूद है तो उसके सामने क्या आएगा, एडेनिन। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि प्यूरिन के साथ पिरामिड, कौन से प्यूरिन के साथ कौन सा पिरामिड जुड़ेगा, ये भी कंफर्म है। तो ए के साथ डी और जी के साथ सी, इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। चौथी बात आती है डीएनए के कॉन्सेप्ट में कि हर एक डीएनए का अपना एक क्या होता है, आइदर राइट हैंडेड फैशन में फोल्डेड होता, या अब आप समझ जाइए कि मैंने ऐसा क्यों बनाया था उस समय। ये लैडर शेप इसलिए बनाया था क्योंकि यदि आपके घरों में कोई बच्चा हो जो खिलौना खेलता हो, जिसके पास ऐसे लैडर टाइप का हो प्लास्टिक का, उसको आप ऐसा ट्विस्ट कर दीजिए। जैसे आप ट्विस्ट करेंगे तो बिल्कुल डीएनए की जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। ये राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड ट्विस्टेड होता है। और इसमें ये जो एक ट्विस्ट होता है, इसकी भी डिस्टेंस डिसाइडेड है, वो है 34 नैनोमीटर। 34 है, ये 0.3 नैनोमीटर है कुछ यहाँ पर यूज है मुझे। सॉरी 34 नहीं, 3.4 नहीं, 3.4 नैनोमीटर में हो। और हर एक हेलिकल में, हर एक स्लॉट में कितने बेस पेयर पाए जाएंगे, 10। याद रखिएगा, ये मैं जरूर बता रहा हूं आपको कि 10 बेस पेयर पाए जाएंगे। बट जब हायर क्लासेस में जब जाएंगे, डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कई प्रकार के डीएनए होते हैं। ये जो नॉर्मल हम डीएनए पढ़ रहे हैं, ये बीडीएनए है। कौन सा डीएनए, बीडीएनए। ए डीएनए से लेके कम से कम 6 से 7 प्रकार होते हैं। और इन हेलिकल में बी डीएनए में राइट हैंडेड ट्विस्टिंग होती है और 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक, अब आपको अलग अलग डीएनए में 11 भी मिलेंगे, किसी में 12 भी मिलते हैं, 8 भी मिलते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का डीएनए हायर क्लासेस में आप वो भी पढ़ेंगे। तो 10 बेस पेयर पाए जाएंगे। 10 बेस पेयर पाए जाने का मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर ए लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगा होगा, टी, डबल बॉन्ड से बंद होगा। यहाँ पर यदि मान लो जी लगा हुआ है तो उसके सामने क्या होगा, सी, जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर सी लगा हुआ है तो ये ट्रिपल बॉन्ड से क्या लगा हुआ है, जी। तो ये जो बैंड है या न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, ये 10 पाए जाते हैं, 10 पेयर पाए जाते हैं टोटल। तो स्वाभाविक है कि यदि 3.4 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर।
ये हो गया उसका क्या, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां तक रही बात इस डायमीटर की, जो ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर कितना है डीएनए का, तो वो 20 नैनो आर्मस्ट्रांग होता है या 20 नैनोमीटर होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, खासकर ये बी डीएनए के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने जैसे कहा प्यूरिन पिरामिडिन के साथ ये अटैच होगा। एक आखिरी चीज ये है कि एक एक हेलिक्स में, चूंकि ये पेयर बाय पेयर लगे हुए होते हैं, तो एक स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी जो है वो डीएनए को प्रोवाइड करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या साइलेंट फीचर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, चूंकि एडेनिन के साथ हर वक्त थाइमिन नहीं जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ हर वक्त साइटोसाइनिन नहीं जुड़ेगा, तो आप ये मानकर चलिए कि जो रेशियो होता है, जो चिरकाफ साहब ने दिया था कि एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोनिन होगा। इससे भी बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि किसी न्यूक्लियोटाइड में या किसी डीएनए में मान लीजिए साइटोसाइनिन का नंबर इतना है, तो आप फाइंड आउट करके बताइए एडेनिन का जितना साइटोसाइनिन का नंबर होगा उतना ही किसका हो जाएगा, ग्वानिन का नंबर हो जाएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और उनको हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो सीधे बात है किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडेनिन और थाइमिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो कई बार क्वेश्चंस में भी घुमा फिरा कर पूछा जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस डीएनए के साथ चल रही है। वाटसन एंड क्रिक ने इसके साथ साथ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था, नाम था सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये क्या है समझ जाए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहता था कि डीएनए से इसका फॉर्मेशन होगा आरएनए का, और इस प्रोसेस को उन्होंने कहा था ट्रांसक्रिप्शन। कहने का मतलब ये था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, आरएनए का, जो एक मैसेज लेकर जो है तो बाहर की तरफ निकलेगा, और बाद में यही आरएनए किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का, और इस प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ये कहा था उन्होंने सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो मेन बेसिक है वो यही है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। और बात ये सही है, हम भी आगे अभी पढ़ेंगे तो यही देखेंगे किस तरीके से डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे वो ऑर्गेनिज्म जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, वहां पर आरएनए से पहले क्या बनता है, डीएनए बनता है, और डीएनए से भी ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए, और आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन। आप कहेंगे साहब यदि आरएनए पहले बना तो डायरेक्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि आरएनए अपने से एक नया आरएनए बना के नहीं भेज सकता, या उस तरीके की वो प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए आरएनए क्या करता है, पहले डीएनए बनाता है, तो एक तरीके से रिटर्न बैक आता है किधर, डीएनए की तरफ। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपने एड्स वगैरह, एड्स के केस में देखा होगा कि वहां पर आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बन के और वो अपनी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ आपको देखने को मिलेगा जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट वाटसन एंड क्रिक का ही किया हुआ था, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपने ये तो देख लिया कि डीएनए किस तरीके का कंपोजिशन है, पर एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए के एक बेस पेयर यदि दूरी 0.34 नैनोमीटर या इंटू 10⁻⁻⁹ है, और ह्यूमन में हमने बेस पेयर की बात की थी 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। यदि इन दोनों ये बेस पेयर की संख्या है ह्यूमन में, और एक बेस पेयर और दूसरे दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी ये दी हुई है, यदि इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन 2 मीटर के आसपास आए, 2.22 मीटर के आसपास। ये 2 मीटर डीएनए कहां मौजूद है, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहां है, सेल के अंदर। और सेल इटसेल्फ क्या है, माइक्रोस्कोपिक।
सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। ये सेल ही जब माइक्रोस्कोपिक है तो आप समझ जाइए कि न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, फिर उसके अंदर क्रोमोसोम क्या होंगे, फिर उसके अंदर डीएनए कितना बड़ा होगा। लेकिन इस साइज के हिसाब से देखा जाए तो डीएनए कितना है, 2 मीटर। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को हम कैसे क्रोमोसोम के अंदर पैक करें, क्रोमोसोम को न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक करें, न्यूक्लियस को सेल के अंदर कैसे पैक करें कि उस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में भी वो आ जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम पढ़ते हैं डीएनए का क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरी बात आप ये भी समझ जाइए कि डीएनए बाय नेचर कैसा है, एसिडिक। डीएनए कैसा है, एसिडिक नेचर का है, क्योंकि हम न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ते थे ना, एसिडिक नेचर प्लस नेगेटिव चार्ज। कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ये हमको पता है। ओके नाउ अब आप देखिए कि इनिशियली मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब आप देखते थे स्ट्रक्चर, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर था, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा। वहां पर देखते थे कि जो क्रोमेटिन मटेरियल था, न्यूक्लिक मटेरियल था, वो एक जगह पे कंडेंस होता था। ऑल्दो प्रोकैरियोटिक में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है जिससे वो न्यूक्लियर मटेरियल को एक जगह रखे, उसके बावजूद भी न्यूक्लियर मटेरियल पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में नहीं स्कैटर्ड होता था, एक जगह होता था। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज को कोई एक पॉजिटिव चार्ज क्या करता था, बांध के रखता था। और इसीलिए प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको हम एक वर्ड देते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि ये क्रोमेटिन मटेरियल नेगेटिव चार्ज डीएनए को क्या करता है, बांध के रखता है। ये प्रोकैरियोटिक में सिंपल तरीके से प्रोसेस होती है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में ये इतने सिंपल तरीके से प्रोसेस नहीं होती। यूकैरियोटिक में इसी डीएनए को बांधने के लिए कुछ प्रोटीन्स का सहारा लिया जाता है, और उन प्रोटीन को हम कहते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। दरअसल 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3, H4। जिसमें आप H1 को हटा दीजिए, ये दूसरा काम करेगा। और ये जो 4 होते हैं, ये 4 जो है लाइसिन और आर्जिनिन, इनके कंपोजिशन जो होते हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये दरअसल 4 और 4 यानी 8 टोटल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर या हिस्टोन ऑक्टोमर। दूसरा नाम क्या है इनका, हिस्टोन ऑक्टोमर। इसलिए हिस्टोन ऑक्टोमर क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह से 8 साइडेड स्ट्रक्चर होता है हिस्टोन ऑक्टोमर। और दरअसल ये कैसा होता है, हिस्टोन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज पहला। दूसरा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लाइसिन आर्जिनिन सब कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये बेसिक नेचर का होता है ऑक्टोमर। चूंकि ये बेसिक है, आपका डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, एसिडिक है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इस हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ इस तरीके से व्रैप हो, यानी ऐसा समझ लीजिए कि ये गेंद के चारों तरफ को क्या हो रहा है, व्रैप हो जा रहा है। व्रैप होने के बाद ये डीएनए बाहर ना निकले, इनको पकड़ने का काम, इनको जोड़े रखने का काम यहां पर एक और हिस्टोन प्रोटीन करता है जिसको बोलते हैं H1 प्रोटीन या H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये जो मैंने यहां छोड़ा था ना H1, तो ये H1 का काम होता है इन दोनों, जैसे होता है ना कि आपने रस्सी को एक में किसी में व्रैप कर दिया, अब यहां पर एक टाई अप करना है ताकि ये निकले ना, तो ये काम करते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने का काम। H1 का काम होता है कि उनको पकड़ लेना, उनको बाहर ना निकलने देना। एक हिस्टोन ऑक्टोमर में
जो डीएनए रैप होता है, आप मान लीजिए कि उस डीएनए में 200 बेस पेयर तक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद होते हैं। मतलब एक ऑक्टोमर हिस्टोन ऑक्टोमर में 200 बेस पेयर क्या होते हैं, राउंड अप रहते हैं। ये कंडीशन हमको देखने को मिलती है किसमें, यूकैरियोटिक के केस में। किसके केस में, यूकैरियोटिक के केस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसी तरीके से जब आप ये डीएनए ऐसे ही रैप होते जाएंगे। अब आपको आप ये भी समझना बहुत जरूरी है यहां पर कि जब आप एक क्रोमोसोम देखते हैं तो क्रोमोसोम में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। दरअसल इस क्रोमेटिन को जब बाहर निकाला जाता है तो ये क्रोमेटिन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और इसमें इस तरीके की बीट्स दिखाई देते हैं। ये बीट्स कुछ और नहीं होते बल्कि ये जो भी हमने ऑक्टोमर बनाया था, हिस्टोन ऑक्टोमर, जिसको हम बाद में कहते हैं, क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। दरअसल ये जो जैसे माला में नहीं पिरोए हुए होते, तुम्हारे बुक में भी एक डायग्राम बना 6.4, वो माला में जो छोटे छोटे मोती होते हैं, ये मोतियों की तरह दिखते हैं। ये दरअसल क्या है, न्यूक्लियोसोम। अरे मेरी बात। और ये न्यूक्लियोसोम भी बहुत पास आ जाते हैं और बाद में पास आने के बाद एक और स्ट्रक्चर बनता है सोलेनॉइड। हम फिलहाल अभी उसमें नहीं जाते। तो ये न्यूक्लियोसोम होते हैं जो हिस्टोन ऑक्टोमर के होते हैं, जो डीएनए को अपने चारों तरफ क्या करते हैं, व्रैप करते हैं। और व्रैप करने में एक ऑक्टोमर जो है 200 बेस पेयर को अपने साथ जोड़ लेता है। तो ऐसे पूरे डीएनए अलग अलग ऑक्टोमर में राउंड अप रहता है और राउंड अप होते वो पूरे स्ट्रक्चर को, डीएनए को इनके साथ व्रैप कर लेता है। बाद में ये जो ऑक्टोमर होते हैं या न्यूक्लियोसोम होते हैं, ये आपस में और कंसीव्ड होते हैं। हमने यहां तक बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि न्यूक्लियोसोम में जो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मोतियों लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, क्रोमेटिन। क्या है, क्रोमेटिन। अब इस क्रोमेटिन को भी और कंडेंस होना होता है इस क्रोमोसोम में फिट होने के लिए। यहां तो हमने हिस्टोन प्रोटीन की बात कर ली। ये क्रोमेटिन और फिट होने के लिए एक दूसरे प्रोटीन का यूज करती है, उसको बोलते हैं NHC, नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन आप कह सकते हैं, या नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एक्चुअली में हाँ ये क्रोमोसोमल हो जाएगा, क्रोमोसोमल प्रोटीन। यहां हमने हिस्टोन प्रोटीन की बात की। इस न्यूक्लियोसोम को, क्रोमेटिन को और कंडेंस करने के लिए ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन काम करते हैं और ये क्या करते हैं कि इन क्रोमेटिन को खूब अच्छी तरीके से कंडेंस करते हैं, एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो यहां पर भी दो तरीके के इकट्ठा कर पाते हैं वो। एक होता है यूक्रोमेटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है ये बहुत डेंसली पैक्ड नहीं होता, लाइटली पैक्ड होता है। और जब आप इसको स्टेन भी करते हैं तो ये लाइट स्टेन लेता है। कैसा लेता है, लाइट स्टेन लेता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है और जब आप इसको स्टेन करते हो तो ये डार्क स्टेन लेता है। लेकिन जो क्रोमेटिन में यूक्रोमेटिन वाला पोर्शन होता है वही पोर्शन एक्टिव होता है, जो हेटेरोक्रोमेटिन वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, नॉन एक्टिव पोर्शन होता है। यानी कि ये पोर्शन कोई काम नहीं करता। यानी क्रोमोसोम में आपको, आप आगे पढ़ेंगे जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्रोमोसोम में केवल 2% ही है जो पूरी की पूरी बॉडी और अर्थ को चला रहा है, बाकी 98% कोई काम नहीं कर रहा। तो ज्यादातर पोर्शन कैसा होता है, हेटेरोक्रोमेटिन वाला होता है जो डेंसली पैक्ड हो गया, कोई काम नहीं कर रहा। यूक्रोमेटिन वाला पार्ट जो है वो एक्टिव होता है। तो ये क्रोमेटिन को और कंडेंस करने का काम कौन करते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल
प्रोटीन, लेकिन डीएनए को रैप करने का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा एक साथ इंक्लूड करना था और इसलिए ये करना पड़ा। होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट होने पे आप फ्री हैं, कभी भी जो है तो क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।